हेलो एवरीवन। आज काफ़ी लंबे समय के बाद एक बार फिर से यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम अपने इस नए सीरीज में एवरेज चैप्टर के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो एवरेज हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाने वाले सवालों को देखेंगे। तो आइए इस टॉपिक के कंसेप्ट को पहले समझते हैं और फिर उस कंसेप्ट का यूज बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सवालों को एग्जामिनेशन में हमें कैसे अप्रोच करना है, इन चीज़ों को सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास 20 रुपये हैं। मान लीजिए आपके पास 20 रुपये हैं और आपके बड़े भाई के पास 40 रुपये हैं। आपको इन दोनों अमाउंट को आप दोनों भाइयों में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ताकि दोनों भाइयों के पास ये अमाउंट इक्वल इक्वल हो जाए। तो आपके पास क्या तरीका होगा? आप कहेंगे कि मेरे पास कम है और बड़े भाई के पास ज़्यादा है, तो बड़े भाई से मुझे कुछ रुपये लेने पड़ेंगे तब जा करके मेरा बराबर होगा। तो मतलब ये हुआ कि जो अधिक अमाउंट था उसने कुछ रुपये आपको दिए, तो कुछ रुपये में मैं तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ एक, कि 10 रुपये अगर बड़े भाई ने आपको दे दिया, अपने हिस्से से 10 रुपया कम कर दिया, तो ये आपके अमाउंट में आकर के 10 रुपये ऐड हो जाएगा। क्योंकि बड़े भाई ने 10 रुपये आपको अपने हिसाब से हिस्से से निकाल करके दिया, तो ये आपको दिया तो आपके खाते में ऐड हो गया। अब आप देखें कि आपके पास टोटल कितने रुपये हो गए? 30 रुपये। और बड़े भाई का अमाउंट कितना हो गया? बड़े भाई के अकाउंट में 30 रुपये। अब देखिए दोनों के साइड बराबर बराबर हो गए, जबकि स्टार्टिंग में आप ये चीज़ों को गौर कीजिएगा। आपने स्टार्टिंग में इन चीज़ों को गौर करो तो स्टार्टिंग में देखिए आपके पास 20 रुपये और बड़े भाई के पास 40 रुपये थे, लेकिन अभी आपके पास भी 30 रुपया हो गया और बड़े भाई के पास भी 30 रुपया हो गया। ये 30 रुपये कब हुआ? तो जब हमने इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया, दोनों में बराबर बराबर बांटा। तो ये जो बराबर बराबर बांटा हुआ अमाउंट है, ये जो इक्वल अमाउंट जो हमने आप बांटा, तो ये अमाउंट आपके और आपके बड़े भाई के अमाउंट का एवरेज अमाउंट कहलाता है। समझ में? पहले जो अमाउंट 20 रुपये और 40 रुपया था, जब हमने इन दोनों को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, दोनों के हिस्सों को बराबर बराबर बांटा, तो आपके हिस्से में भी 30 रुपया आया और बड़े भाई के भी हिस्से में 30 रुपया है। तो ये जो 30 रुपया है, ये जो इक्वल अमाउंट 30-30 रुपये का बना, ये 30 रुपया आप दोनों भाइयों के बीच का औसत अमाउंट कहला है। समझ में आया? तो एवरेज से इससे इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया कि एवरेज और कुछ नहीं बल्कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। अमाउंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हमारा एवरेज होता है। अगर किसी और लैंग्वेज में से किसी और टर्म में इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कई ग्रुप ऑफ नंबर है। आपके पास एक ग्रुप है जिसमें कई सारे नंबर है, आपके पास कई सारे ऑब्जर्वेशन। तो उन ग्रुप ऑफ नंबर को पहले एक और बात ये ध्यान रखिएगा कि एवरेज हमेशा एक ग्रुप को डिनोट करता है, कभी वो एक पर्टिकुलर नंबर को डिनोट नहीं करता है। कई सारे संख्याओं के लिए जब हमें एक संख्या को डिनोट करवाना होता है तो वो संख्या ही एवरेज कहलाती है। कई सारी संख्याएं हैं, उन सब के बदले में अगर एक संख्या लिखनी होती है तो वो संख्या एवरेज होती है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास मान लीजिए कि एक ग्रुप है जिसमें ढेर सारे नंबर है, नंबर किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो वो जो ग्रुप है उसका सेंट्रल वैल्यू, उस नंबर उन सारे नंबर का जो सेंट्रल वैल्यू होगा, वही हमारे लिए क्या होता है? एवरेज होता है। इसको डेफिनेशन के रूप में अगर देखा जाए, इसका डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, तो सेंट्रल वैल्यू ऑफ एनी ग्रुप ऑफ नंबर इज नॉन एज, किसी भी संख्या का एक समूह, जो भी समूह आपके पास दिया होगा, उसका जो सेंट्रल वैल्यू होगा, जो उसका मध्य मान होगा, वही उस ग्रुप का क्या होगा? औसत होगा। अब यहाँ पर है कि ग्रुप ऑफ नंबर ऑब्जर्वेशन, संख्या का समूह, ये क्या है? ये देखिए कोई भी चीजें हो सकती है। जिस भी क्वांटिटी का हम औसत निकाल रहे हैं उसका हर एक डेटा हमारे लिए एक ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे एक ग्रुप ऑफ नंबर में क्या क्या चीजें हो सकती है? मान लीजिए किसी स्कूल में बच्चों की संख्या हो गई, उन बच्चों के द्वारा उस स्कूल में प्राप्त किए गए नंबर हो सकते हैं। बैट्समैन के द्वारा किया गया स्कोर हो सकता है, बॉलर के द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या हो सकती है। हो सकता है कि किसी के हाइट के बारे में डिस्कस की जा रही है, किसी के वेट के बारे में डिस्कस की जा रही है, किसी के एज के बारे में डिस्कस की जा रही है। हो सकता है टेम्परेचर के बारे में डिस्कस की जा रही हो कि महीने के सप्ताह के इस दिन में इतने इतने टेम्परेचर थे तब उसका औसत। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक ऑब्जर्वेशन होती है। तो ये ग्रुप ऑफ नंबर में इसी यही चीज़ें होती है। अब आती है बात की ये जो सेंट्रल वैल्यू है, ये जो एवरेज है, इन चीज़ों को फाइंड कैसे करते हैं, इन चीज़ों को निकालने का तरीका क्या है? तो इन चीज़ों को निकालने का तरीका सिंपल सा है कि एवरेज इज इक्वल टू जो होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, और उसके बटे में लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि जितना आपके पास ऑब्जर्वेशन दिया है उन सबको ऐड कर दो और जितने नंबर थे उन सब से उसको भाग दे दो।
इस चीज़ से एक चीज़ मैं निकालना चाहूँगा पहले यहाँ पर, एक्स बार डिनोट करता है मीन को। स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इसको मीन पढ़ते हैं, और जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तब यहाँ पर हम इसको एवरेज पढ़ते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू जो होता है वो सम और बटे में लिखा हुआ है नंबर। अब बताना यहाँ से अगर सम निकालना पड़े मुझे, सम निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एवरेज को मल्टीप्लाई किससे करना होगा, नंबर से। अगर आपको नंबर निकालना पड़े तो आप क्या करेंगे, सम को डिवाइड करना पड़ेगा किस चीज़ से, एवरेज से। तो ये चीज़ें इसी से डिराइव की गई, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक बेसिक सा क्वेश्चन बनाइए जिससे हमें ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर। ये सारी जो संख्याएं दे रखी है ये हमारे लिए एक ऑब्जर्वेशन है, और अगर हमें इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब इन सबको ऐड करेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे 2 + 5 + 7। तो ये मैं लिखने की जगह पर यहीं पर डायरेक्ट ऐड करता हूँ इन सबको। तो 2 5 7 7 14 9 23 और 16 39 और 39 और 12 51 51। और नंबर कितने हैं तो आप देखेंगे 3 3 6 नंबर है। तो एक्स बार इज इक्वल टू 51/6 यानी 2 3 6 17 3 51 यानी कि 8.5। 8.5 क्या हो जाएगा, इस ग्रुप का हमारा आंसर हो जाएगा। औसत कितना आ जाएगा, 8.5। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज के फॉर्म में अगर लिखना होता तो कैसे लिखता, और तब इसका क्वेश्चन कैसा बनता। तो लिखा हुआ है कि रामू ने एक परीक्षा में क्रमशः इतने इतने मार्क्स प्राप्त किए। तो परीक्षा में रामू के द्वारा प्राप्त किए गए मार्क्स का औसत अंक कितना होगा। देखिए सिंपल सा सवाल है, इसको बनाने का तरीका देखते हैं। यहाँ पर फिर से हमने लिखा एक्स बार मतलब एवरेज, एवरेज। अब इन सबको ऐड कीजिए, 8 1 9 9 2 11 11 4 15 15 और 8 23 23 और 7 30, हासिल में रहा 3, 7 3 10 10 6 16 16 5 21 21 और 8 29 29 और 9 38 38 और 7 45 450। और संख्या देखिए कितने सब्जेक्ट थे, 3 3 6, सेक्शनों की संख्या 6। अब इसको भाग देते हैं, 6 सत्ते 42 3 0 30 6 पंचे 30 यानी कि 75 मार्क्स। 75 मार्क्स पर सब्जेक्ट के हिसाब से वो लेकर के आया। देखिए ऑल्दो ये 75 नंबर हर एक सब्जेक्ट में उसने लेकर के नहीं आया था। अब यहाँ पर एक चीज गौर कीजिएगा, ये जो 75 नंबर लेकर के आया वो क्या उसने हर सब्जेक्ट में 75 लाया था, आप कहेंगे कि नहीं, किसी में 70 और इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट में उसने 75 नहीं लाए थे। देखिए कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें उसने 75 से अधिक लाया था, कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें उसने 75 से कम भी लाया था, राइट। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि जो अधिक है अधिक से कुछ हिस्सा लेना है और कम वाले को दे देना, ताकि वो चीज़ें बैलेंस्ड हो जाए। एवरेज निकल करके आया यहाँ पर 75 मार्क्स पर सब्जेक्ट, बट इसका कहीं ये मतलब नहीं था कि 75 नंबर ही उसने हर एक सब्जेक्ट में लाया होगा, राइट। ये चीज़ें समझनी थी। इसके बाद एक और चीज़ें इस पर ध्यान देंगे हम। लेकिन अगर एक चीज़ और देखिए आप इसमें, अगर 75 नंबर लेकर के आया, अगर 75 नंबर हर एक के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, रीडिस्ट्रीब्यूट अगर करेंगे हम 75 नंबर सब में, तो भी कोई इशू नहीं होगी। जैसे ये 3 6 है, 6 के हिस्से में अगर हमने 75 75 75 अगर सबके हिस्से में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें तो इसका मतलब क्या होगा कि ये औसतन, ये तो दिख रहा है कि औसतन आपने 75 नंबर लेकर के आए। इस 75 नंबर लेकर के आने का मतलब 6 के 6 सब्जेक्टों में आपके जो टोटल मार्क्स रहे वो 450 रहे। इस चीज़ से टोटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। देखिए अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन भी जब किया उसमें ऐसा लिखा हुआ था, उसमें ऐसा था कि जब छोटे भाई के पास कम अमाउंट थी और बड़े भाई के पास अधिक अमाउंट थी, तो बड़े भाई के हिस्से से कुछ अमाउंट दिया गया। बड़े भाई के हिस्से से जब कुछ अमाउंट छोटे भाई को दिया गया, तो आपने देखा होगा कि दोनों का सम बराबर हो गया। मतलब जितना अमाउंट किसी से लिया गया उतना अमाउंट किसी को दे दिया, कहीं बाहर से कुछ अमाउंट लेकर के नहीं आया। इसीलिए जब इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके सम पर। लेकिन इसका मतलब कहीं से ये नहीं होगा कि इसने हर एक सब्जेक्ट में 78 सॉरी 75 मार्क्स लेकर के आया, राइट। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। पहले एक नॉर्मल तरीके से आप सवाल बना करके दिखाइए। पहला सवाल, अगर इसका एवरेज निकालना होगा तो आपने कहा कि 2 4 6 और 8 14, हासिल में रहेगा 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 64। और ये एवरेज इज इक्वल टू निकल करके आ जाएगा, 4 सब्जेक्ट है तो एवरेज इसका निकल करके आ जाएगा 16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। एक चीज़ें इसमें और सिखाना है कि किसी और तरीके से इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ये तरीका ध्यान से समझिएगा, चीज़ें अलग है तो हो सकता है थोड़ी सी
कठिनाई हो, लेकिन गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ जाएंगे। देखिए, मान लिया कि हमने एवरेज आपके हिसाब से कोई भी संख्या आप कुछ भी मान सकते हो, चाहे तो आप 0 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, 50 मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, कोई भी चीज़ मान लो, एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम एवरेज ऐसी संख्या को मानेंगे जो इसमें से जो मिनिमम नंबर हो और जो मैक्सिमम नंबर हो इसके बीच में, क्योंकि हमें पता है कि एवरेज क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है और बड़े से छोटा होता है। क्योंकि छोटे के हिस्से में बड़े के हिस्से से कुछ अमाउंट दे देंगे तभी वो चीज़ें बैलेंस्ड होगी, यानी छोटे से अधिक और बड़े से नीचे, ये चीज़ें ही हमें बैलेंस का काम कराएगी। इससे एक चीज़ पता चला कि एवरेज जो होगा ये छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 20, इन दोनों के बीच में कोई संख्या होगी। तो हमने अज्यूम किया अपनी तरफ से कि एवरेज मान लेते हैं कि 15 है। हमें एवरेज पता नहीं, एक्चुअल एवरेज पता नहीं है कि ये एवरेज कितनी है, बट हमने जस्ट माना कि हमारा एवरेज हो सकता है कि 15 हो। हालांकि हमें ऊपर में जिस तरह से हमने सॉल्व किया था इससे पता चला हमें कि एवरेज इसका 16 है, लेकिन हमें एक्चुअल में स्टार्टिंग में नहीं पता है कि एवरेज इसका क्या है। तो हमने मान लिया कि इसका एवरेज कितना है, 15। अब अगर एवरेज 15 है तो 15 को अगर हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर 15 को अगर सबके हिस्से में बांटना है तो आप कैसे बांटोगे? आप कहोगे कि पहले के पास भी 15 होगा, दूसरे के पास भी 15 होगा, तीसरे के पास भी 15 होगा और चौथे के पास भी 15-15 होगा। ठीक है, अभी इसका सम से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखना, गौर से देखो। सबके पास अगर बराबर बराबर बांट देते हैं तो सबके पास 15-15 रुपया जाता। एवरेज का मतलब यही था कि रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद सेम सेम होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो बराबर बराबर होना चाहिए। तो आपने कह दिया कि बराबर बराबर हो गया। अब देखिए, पहला जो था उसने 12 मार्क्स लाया था, दूसरा जो था उसने 14 मार्क्स लाया, तीसरा तो उसने 18 लाया और चौथा जो था उसने 20 नंबर। अब बताइए कि पहला जो था उसने कितना नंबर कम लाया था? एवरेज 15 होना चाहिए था लेकिन इसने लाया 12, तो कितने की कमी थी, कितने की कमी रह गई? तो आप बताएंगे कि ये -3 रह गया, यानी 3 की कमी रह गई। दूसरा ऐसा केस था जिसमें 1 की कमी रह गई कि औसत 15 था लेकिन लाया ये 14। तीसरा केस देखिए, इसमें क्या है कि 15 नंबर औसत था, लाया इसने 18, यानी 3 अधिक ले आया। चौथा केस ऐसा था, इसमें 5 अधिक ले आया। ये जो चेंजेस दिख रहे हैं ये किसके रिस्पेक्ट में चेंजेस दिखे? तो आपने कहा कि ये माना हुआ एवरेज के रिस्पेक्ट में हमें चेंजेस दिखा, तो डेविएशन इसको बोलते हैं हम इसे बोलते हैं डेविएशन, और इसको लिखते हैं डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू एवरेज। एवरेज के रिस्पेक्ट में ये डेविएशन लिखा जाता है। लेकिन जब इन चीज़ों को फर्दर हम आगे अगर सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये -3 से ये +3 कट जाएगा और 5 में 1 घटेगा तो ये बचेगा 4, ये बचा +4। ये जो अमाउंट बच कर के आता है ये चीज़ें हमारी नेट डेविएशन कहलाती है। इन चीज़ों को हम नेट डेविएशन कहते हैं, है ना? इसका मतलब ये होगा कि ये यहाँ पर +4 आया, मतलब हमने जो एवरेज माना था ये 15, ये एक्चुअल एवरेज नहीं है। एक्चुअल एवरेज निकालने के लिए हमें यहाँ पर नेट डेविएशन को जीरो करना होता है। अभी आगे आने वाले एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे कि नेट डेविएशन को जीरो करने का क्या अंतर, क्या चेंजेज आएंगे अगर नेट डेविएशन को हम जीरो करते हैं। देखिए, नेट डेविएशन यहाँ पर जीरो होना चाहिए, तो इसको जीरो करने के लिए यहाँ के सारे हिस्से को उठा करके हमें एवरेज में बांट देना चाहिए कि जो हमने एवरेज माना था 15, उस एवरेज को ऐड कर देते हैं यहाँ पर कि ये 4 जो है ये एक्स्ट्रा आ गए मेरे पास। तो ये 4 एक्स्ट्रा किसके कारण आए? तो ये 4 नंबर्स के कारण आए। तो हम क्या करेंगे, एवरेज का मतलब होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस 4 को भी सबके हिस्से में बराबर बराबर बांट देते हैं। तो 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो एक्चुअल एवरेज किसका 16 हो जाएगा, जो कि पहले वाले एग्जाम्पल से, पहले वाले सॉल्यूशन से भी हमें पता चल जाता है। इस चीज़ को बार बार देखने की, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चीज़ें बहुत आसान है। अगले एग्जाम्पल से एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा समझने की। चीज़ें मुश्किल है इसलिए 3 से 4 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें हमने मान लिया एवरेज, हमने एवरेज मान लिया, कुछ भी संख्या मान लेते हैं, जैसे मिनिमम नंबर 14 है, मैक्सिमम नंबर 28 है। 14 और 28 के बाद 20, 14 और 28 के बीच में ही होगी कोई संख्या, तो मान लेते हैं हमने 20, कि 20 हमारा एवरेज होगा। अगर हमारा एवरेज 20 होगा तो पहले केस में आप बताइए कि कितना नंबर, कितना अधिक है? तो आप कहेंगे +4। दूसरा कितना है? -2। तीसरा कितना है? आप कहेंगे -4। चौथा कितना? +8। पांचवा -। ये चीज़ें क्या कहलाती है? अभी अभी हमने बताया कि ये चीज़ें डेविएशन कहलाती है। डेविएशन किसके रिस्पेक्ट में कहलाती है? तो आपका माना हुआ एवरेज के रिस्पेक्ट में कहलाएगी। अब इन चीज़ों को अगर फर्दर सॉल्व करते हैं आगे तो आप देखेंगे कि ये 6 और 2 -8 से +8 कट जाएगा और इसके बाद जो रिजल्ट मिला वो 0 मिला।
और इसको हम लोग नेट डेविएशन कहते हैं। नेट डेविएशन, ये जो 0 मिला नेट डेविएशन, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो डेविएशन, हमारा जो एवरेज से इधर उधर भटकना था, वो चीज़ें कुछ भी नहीं भटका, 0 भटका। यानी कि जो आपका माना हुआ एवरेज था वो बिल्कुल सही था, इसमें आपको कोई भी भटकाव नहीं मिला, कोई भी विचलन नहीं दिखा। यानी कि जो आपने एवरेज अज्यूम किया था वो एक्यूरेट एवरेज आपने अज्यूम कर लिया था। तो क्या ये हमेशा 0 होता? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं था, क्योंकि पिछले ही केस में आपने देखा कि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं। जरूरी ये तो जरूरी तो ये भी नहीं कि ये प्लस में हो सकता था कि ये केस माइनस में भी हो सकता था। अगर माइनस में होता तो कैसे बनाते? बस यहाँ पर माइनस करते और जितना अमाउंट एक्स्ट्रा हो रहा था उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करके माइनस करना होता। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, और इस अप्रोच, ये जो अप्रोच हमने यूज किया इसको सॉल्व करने का, ये तरीका कहलाता है डेविएशन अप्रोच। डेविएशन के थ्रू हम किस तरह से एवरेज को सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें आपने देखा। एक और एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं, और ये एक आखिरी एग्जांपल होगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो इसको ध्यान से समझने का आप कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका एवरेज निकालना है। हमें एवरेज बिल्कुल नहीं पता है क्या है, लेकिन इसमें बोल्ड किया हुआ है कि ये नंबर मिनिमम है और ये नंबर मैक्सिमम है। इसका मतलब क्लियर है कि इसका एवरेज जो है 54 और 91 के बीच में लाई कर रहा है। हमने एवरेज पता नहीं था, तो हमने एवरेज अज्यूम किया अपने तरीके से। मान लेते हैं एवरेज 80 होगा। अगर एवरेज 80 होता तो क्या होता? आप बताएंगे कि पहला ऐसा केस है, पहला केस है जो ये 2 कम है, दूसरा केस है जिसमें ये 11 अधिक है, तीसरा केस है ये 2 अधिक है, ये केस जो है इसमें ये 26 कम है, ये केस जो है इसमें 12 कम है, और ये केस ऐसा है जिसमें 3 कम है। आपने देखा कि ये सारी डेविएशन निकल करके आई, और अगर इसका हमें नेट डेविएशन निकालना पड़ेगा। नेट डेविएशन अगर निकालते हैं तो क्या होगा? +11 और +2, ये देखिए +2 से और -2, इन दोनों को कैंसिल कीजिए। +2 और -2 ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब बचे हुए +11, +11 को ये -12 से कैंसिल कीजिएगा तो ये -1 बचेगा। 26, 127 और 3 30, यानी नेट डेविएशन कितना निकल करके आया? आपने कहा -3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अज्यूम्ड एवरेज था वो गलत था। 80 हमने ज़्यादा मान लिया, एक्चुअल में ये होना कम चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें घट गई। इसका मतलब ये जो हमारा अज्यूम्ड एवरेज था वो ज़्यादा है, इसको कम करना पड़ेगा। कम कैसे करेंगे? तो बराबर बराबर हिस्सों में कम करना पड़ेगा। जितना हमने, जो हमारा नेट डेविएशन निकला, इन सारे नेट डेविएशन को हमें इसमें बराबर बराबर बांट करके कम करना पड़ेगा। आप कहोगे कि ये 30 अधिक निकल करके, सॉरी 30 कम निकल करके आया, तो 30 क्या एक में माइनस करेंगे? तो नहीं, एक में माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि एवरेज का मतलब ही अभी हमने देखा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वली अगर हम इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो देखिए नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, तो 6 नंबर में इक्वली 30 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पता चला 5 5 का हिस्सा बनेगा। और ये माइनस था यानी कि कम था, तो 80 -5 यानी कि 75। 75 हमारा क्या निकल करके आएगा? एवरेज, राइट। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, लेकिन इन चीज़ों को अभी क्या है, नए नए में समझने में ऐसी दिक्कत आएगी। बट और ये भी ऐसा लग सकता है कि इससे अच्छा तो बेहतर था कि बेसिक तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि इन चीज़ों का हमें कहाँ पर यूज़ करना है। जब ऐसा कंडीशन है कि हमारे पास बड़े बड़े नंबर दिए हों और सारे एक दूसरे के आसपास दिए हुए हों, तब हमें डिवीजन अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। क्योंकि अगर आप 3 3 डिजिट के, 4 4 डिजिट के, 4 से 5 ऐसे नंबर दिखे जो एक दूसरे के आसपास है, तो उसको आपको पहले ऐड करने में ही टाइम लग जाएगा। इससे बेहतर है कि उसी के पास कोई एक ऐसा नंबर सपोज करेंगे जिससे वो सारी संख्याएं नज़दीक हो, और उन संख्याओं से बाद उनका डेविएशन निकालेंगे, फिर नेट डेविएशन निकाल करके एवरेज निकाल देंगे हम, राइट। देखिए अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आता है कि अभी तक हमने एवरेज जो निकाला वो एक एक ग्रुप का एवरेज निकाला। एक ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि जब आपके पास ग्रुप की संख्या बढ़ जाए, एक से बढ़कर के 2 ग्रुप हो। अभी तक हमने निकाला कि एक सिंगल ग्रुप के पास, जैसे मान लीजिए कि एक सिंगल ग्रुप था, एक सिंगल बच्चा था जिसने 5 सब्जेक्टों में इतने इतने स्कोर किए, तो हमने उसका एवरेज निकालना था कि उस बच्चे ने पर सब्जेक्ट कितने स्कोर किए। एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एक बैच में लोगों की संख्या इतनी थी, एक बैच में लोगों की संख्या इतनी थी, उन सब ने इतने इतने मार्क्स लाए, तो उसका एवरेज निकालना था। एक ऐसा भी कंडीशन अब बन सकता है कि मान लीजिए एक से अधिक बैच है, मान लीजिए कि एक से अधिक बैच चल रहे हैं, कहीं पर 2 ग्रुप बने हुए हैं, कहीं पर एक ग्रुप का एवरेज इतना था, दूसरे ग्रुप का एवरेज इतना था, तब उस कंडीशन में हम कैसे सवाल को सॉल्व करें? तो पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एवरेज जो होता है हमेशा सम और बटे में नंबर होता है।
हमेशा ये इसी फॉर्मेट में होगा, राइट। तो देखिए अगर दो केस हो, ऐसा है कि दो बैच बना हो, तब उस केस में किस तरह से हम एवरेज को निकालते हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला ये। अब फॉर्मूला कैसे बना, तो आप एक चीज़ ये बताइएगा कि पहले केस में देखिए एवरेज, ये देखिए इसको मैं अभी समझाता हूँ कि एवरेज ऑफ बैच ए इज ए वन का एवरेज ए है, बी का एवरेज ए2 है। ग्रुप बने हुए हैं, दो ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप ए का एवरेज ए1 है, ग्रुप बी का एवरेज ए2 है, राइट। दूसरा केस है, दूसरा है इसमें ग्रुप ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट n1 है और ग्रुप बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट n2 है, तब इसका फाइनल एवरेज क्या हो। आप पहले केस में बताइए कि पहला ग्रुप ए जो है, ग्रुप ए का सम कितना होगा, ग्रुप ए का टोटल क्या होगा। आप कहेंगे कि टोटल इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर सम इज इक्वल टू नंबर इंटू एवरेज, ये एवरेज इंटू नंबर करेंगे। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइए कि एवरेज जो होगा ए1 इंटू n1, यही होगा, राइट। अब दूसरा केस है जिसमें बी, जो दूसरा ग्रुप है उसका नाम बी है, बी में एवरेज ए2 है और नंबर उसमें n2 है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका सम निकल करके आ जाएगा, राइट। अब दोनों ग्रुप को अगर कंबाइन करना हो, दोनों ग्रुप को अगर कंबाइन करना हो तो फाइनल एवरेज जो निकल करके आएगा वो क्या आएगा। आपने पढ़ा है कि सम और बटे में नंबर, तो सम क्या होगा, ग्रुप ए का सम क्या है ए1 इंटू n1, और ग्रुप ए और ग्रुप बी को अगर दोनों को मिलाना है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। और अगर इन दोनों के संख्याओं की बात करें तो ग्रुप ए में आपको पता है कि n1 बच्चे थे, ग्रुप 2 में कितने बच्चे थे, n2 बच्चे थे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो n1 प्लस n2 ये टोटल नंबर ऑफ बच्चे हो जाएंगे, और जो फाइनल एवरेज निकल करके आएगा वो ये निकल करके आएगा कि ए वन इंटू एन वन और प्लस में है ए2 इंटू n2, और ओवर में क्या होगा n1 प्लस n2। यहाँ तक कोई इशू। ये सिर्फ दो केस में नहीं हो सकता है, अगर दो से अधिक ग्रुप हो तब क्या होगा, तो तब के लिए भी एक सेम टाइप का फॉर्मूला बन करके आएगा, और वो फॉर्मूला होगा a1n1 प्लस a2n2 प्लस a3n3, इस तरह से ये n टर्म तक चलता रहेगा, और अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n, इस तरह से ये चलती है। ये चीज़ें समझ में आई। एक और चीज़ गौर करने वाली है कि इसमें देखिए नंबर के फॉर्म में मैंने n1 इज टू, नंबर के फॉर्म में जब n1 इज टू में मैंने लिखा है, n1 इज टू में मैंने लिखा है n2, यानी कि नंबर को मैंने रेशियो के टर्म में लिखा, नंबर आपको रेशियो के टर्म में लिखा है। जैसे मान लीजिए कि ग्रुप ए और ग्रुप बी, दो ग्रुप है, ग्रुप ए में 20 बच्चे हैं, ग्रुप बी में 25 बच्चे, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखना है, 4 पंचे 20 और 5 पंचे 25, 4:5 के फॉर्म में लिखा है। अब क्यों लिखा है, इस चीज को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयत्न करते हैं, और इससे इसी फॉर्मूले पर बेस इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन में लिखा है समूह ए और समूह बी के छात्रों के औसत होंगे। पहले तो देखिए दो समूह है, ए है और बी है, और पहले दिया हुआ है एवरेज, पहले एवरेज दिया हुआ है कि 20 वर्ष है, दूसरा है 25 वर्ष। दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखे हैं। पहले ग्रुप ए में 50 है, ग्रुप बी में 40 है। अब पूछा जा रहा है दोनों का सम्मिलित औसत ज्ञात कीजिए। दोनों का सम्मिलित औसत अगर निकालना है, ये तो हमारे लिए आसान सा काम है। अभी अभी हमें फॉर्मूला पढ़ा है कि इन दोनों को गुना करते हैं और इन दोनों को गुना करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 20 गुना में 50 प्लस 25 गुना में 40 और बटे में 50 प्लस 40। ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज कहलाता है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करना तो आसान सा हो गया कि 25 गुना 40 1000, 50 गुना 20 1000, और 1000 प्लस 1000 2000, और बटे में 50 प्लस 40 90, यानी कि ये कट करके जो आ जाएगा 200 बटे 9 ईयर, ये हमारा एवरेज आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें समझ में आई, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी, समझ जाएंगे। देखिए कुछ एक चीज़ों को यहाँ से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जस्ट नीचे की तरफ आते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये 50 और ये 40,
इन दोनों से 10 को कॉमन लिया, 10 को आप कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे कि ये 20 गुना 5 प्लस 25 गुना 4 लिखा हमने, बटे में फिर से 10 को कॉमन लेंगे, आप लिखेंगे 5 प्लस 4, और आप यहाँ पर ये जो 10 और 10 हैं ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी, और 20 पंचे 100 और 25 चौके भी 100 और बटे में 9, यानी कि 200 बटे में 9, यही चीज़ें लिख सकते हैं, राइट। यहाँ से एक चीज़ गौर कीजिएगा आपने, ये जो 10 हमने कैंसिल आउट हुआ, ये 10 कौन सा था? आप कहेंगे कि ये 10 इस 50 और 40 के कारण आया, इस 50 और 40 में जो भी 10 था, इसी चीज़ को हमने कॉमन किया था, ये 50 और ये 40, इन दोनों में जो 10 थे, इसी 10 को मैंने कॉमन किया था, यानी कि इनसे जो भी संख्याएं कटने वाली थी, इसको हमने कटा दिया। इसलिए मैंने पिछले ही केस में ऐसे फॉर्मूले में ही मैंने ऐसा लिखा कि ये इन दोनों में जो भी चीज़ें कट रही है, इसे यहीं पर कटा देंगे। तो आपको हमने बताया था कि इसको रेशियो के टर्म में हम लिख सकते हैं, यानी 5:4 के टर्म में लिख सकते थे डायरेक्ट। इसका यही रीजन था कि ये चीज़ें बाद में जाकर के फाइनली बाद में जाकर के ये चीज़ें कट ही जानी है, इसलिए डायरेक्ट हमने इसको रेशियो के टर्म में लिखा। अब रेशियो के टर्म में लिखने से क्या बचत होगा, आपको ये अगले सवाल में पता चलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। देखिए 3 कक्षाएं हैं, ए बी और सी, छात्रों की संख्या दे रखी है, पहले नंबर दे रखी है, 3 ग्रुप हैं, ए बी और सी, 3 ग्रुप दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 21, 28 और 35। इन तीनों कक्षाओं में छात्रों का औसत अंक एवरेज भी दे रखा है। एवरेज कितना दे रखा है? 83, 76 एंड 85। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है तो सभी कक्षाओं का सम्मिलित औसत ज्ञात। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप जाएंगे आगे तो आप पाएंगे कि कितना ज़्यादा ये टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए हमने इसको ऐसा किया, इसको रेशियो के टर्म में लिखा, 7 तिया 21, 7 चौके 28 और 7 पंचे 35। अब चीज़ें आसान लग रही हैं जी, आसान लग रही तो इसको सॉल्व करते हैं। एवरेज निकालने का तरीका हमें पता है कि इन दोनों को गुना करेंगे, 8 तिया 24, 249, 76 चौके 7 चौके 28, 304, 85 पंचे 8 पंचे 40, 425। और कितने नंबर हो गए तो आप कहेंगे 5 4 9 और 3 12। इन चीज़ों का आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। 9 4 13, 13 5 18 के 8 हासिल 1, 2 1 3 और 4 7, 4 3 7 और 2 9 और बचे में 12। और इस चीज़ को हमने लिखा 12 9 12 8 96, 12 1 12 और 12 पंचे 7, यानी 81.5, और आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इन चीज़ों से कोई दिक्कत? देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको दिया जाने वाला मैक्सिमम टाइम होता, वो होता 8 सेकेंड से 5 सेकेंड से 8 सेकेंड। 5 सेकेंड से 8 सेकेंड कहने का मतलब ये हुआ कि पहले 4 से 5 सेकेंड आपको क्वेश्चन पढ़ने का टाइम, और फिर उसके बाद आंसर टिक करने का टाइम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इन चीज़ों पर गौर कीजिएगा आप, कि जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल को बनाते हैं तो हमारा ध्यान हमारे ऑप्शन की तरफ भी होना चाहिए। अभी अभी जब हम स्टार्टिंग में पहले स्लाइड में जब हमने देखा तो उसमें देखा था हमने औसत जो होगा वो मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर के बीच में लाया करेगा। आप देखिए कि औसत अंक यहाँ से 76 है और मैक्सिमम अंक 85 है। देखिए एवरेज जो है मिनिमम 76 है और मैक्सिमम 85 है, तो जो भी होगा फाइनल एवरेज हम हमेशा 86 85 और 76 के बीच में होगा, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ऑप्शन नंबर 1 के अलावा जो कि इन दोनों के बीच लाया कर। इस तरीके से हमने देखा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम टाइम होना चाहिए था वो 5 से 8 सेकेंड होना चाहिए। लेकिन अगर हमें ऑप्शन का इतना ज़्यादा इल्म ना हो तो उस केस में हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा डिटेल से। देखिए सिर्फ यही तरीका नहीं है सॉल्व करने का एक और तरीका अभी हम सीखते हैं, और वो तरीका क्या है, इस तरीके पर गौर कीजिएगा। इससे पहले जैसे पिछले सवाल पर आते हैं, पिछला सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका सीखेंगे, फिर इसके बाद हम अगले तरीके की तरफ जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, हमने बेसिक तरीके से सिखा दिया आपको बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करना था। अब हमें इस क्वेश्चन को डेविएशन के तरीके से कैसे सॉल्व करना है, इन चीज़ों को देखिए। एवरेज अगर सबसे पहले हम लिखें, एवरेज हमें लिखना था 20 साल और 25 साल। नंबर की
अगर बात करें तो मैं डायरेक्ट नंबर लिखता हूँ 5:4। देखिए, हमें पता है कि एवरेज जो होगा 20 और 25 के बीच में होगा। इन चीज़ में किसी को कोई डाउट? आप कहेंगे नहीं। तो हमने माना लेट एवरेज इज इक्वल टू कुछ भी मान लिया, इसके बीच में कोई भी संख्या मान लिया, हो सकता है 22 होता है एवरेज। आपने कहा कि होगा 22 एवरेज, मैंने कहा कि अगर 22 एवरेज होता तो ये दो कम हो रहे हैं एवरेज से, अगर ये 22 होता तो ये 3 अधिक हो रहे हैं एवरेज। देखिए, ये जो फर्क पड़ रहा है ये एक एक पर फर्क पड़ रहा है, कि अगर बैच में एक एक बच्चे होते तब ये फर्क पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल केस में क्या है कि बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 5। अगर एक पर दो का फर्क पड़ रहा है तो 5 पर कितने का फर्क पड़ता है? तो आप कहते देखते, एक पर अगर 3 का फर्क पड़ रहा है तो 4 पर कितने का फर्क पड़ता है? तो आप कह रहे थे 2, 12 का। अब ये चीजें जो निकल करके आई, यही चीजों को हमने क्या नाम दिया था? आपको पता है कि इन चीजों को हमने बोला था ये डेविएशन। अगर ये चीजें डेविएशन है तो नेट डेविएशन क्या होगा? नेट डेविएशन क्या होगा? आप कहेंगे जब इन चीजों को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो नेट डेविएशन। अब आपने नेट डेविएशन से जब आपने सवाल सॉल्व करना स्टार्ट किया था तब आपको पता था कि नेट डेविएशन एवरेज के रिस्पेक्ट में हमेशा 0 आता है, लेकिन यहाँ पर तो +2 आ गया। +2 आ गया, इसका मतलब कुछ तो लोचा है, तो यहाँ पर +2 रखेंगे और जितने नंबर थे उन नंबर से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो आपने कहा 5 और 4 9, 9 नंबर थे इसीलिए 9 से हमने डिवाइड किया, तो 22 2/9 ईयर हमारा आंसर। इस चीज को समझना था। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच होता है, अगर आपको ऑप्शन से एलिमिनेट ना कर पाए तो सबसे बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही होगा हमेशा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को भी इस तरीके से अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी एक एवरेज है, लेट इसको मैं M3 लिखता हूँ। तीसरा तरीका देखिए, लेट एवरेज इज इक्वल टू, आपने कुछ भी एवरेज मान सकते हैं। 76 और 85 के बीच में होगा तो मैंने कहा कि एवरेज 80 है। 76 और 85 के बीच कोई भी एवरेज होगा तो मैंने कहा एवरेज कितना है? 80। एवरेज अगर 80 होता तो पहले केस में आप क्या बता रहे होते कि ये 3 अधिक है? मैंने पिंक कलर से सारे को डिनोट कर रहा हूँ। आप कहते ये +3 है, आप इसके बारे में कहते ये -4 है, और इसको आप कहते +5। अब अगर डेविएशन लिखने की बात होगी तो डेविएशन कितने कितने का होगा? आप इन चीज़ों को बताइएगा कि पहले केस में 3 गुना 3 9 +9, दूसरे केस में -4 गुना -4 गुना 4 16, फिर तीसरे केस में 25। आप बताओ, 25 और 9 34 -16 18, ये 18 का डेविएशन हो रहा है। ये +18 का डेविएशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा माना हुआ एवरेज एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट नहीं है तो इसको एक्यूरेट करने के लिए हमने क्या करना होगा? इसको +18 करना पड़ेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिवाइड कर देना पड़ेगा। 4 3 7 और 5 12 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 बनेगा और टोटल आंसर आपका 81.5 आ जाएगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी आपको। बार बार इस चीज़ को देखो तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। और ये जो तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच होगा अगर आपका ऑप्शन आप एलिमिनेट ना कर पाओ तब। राइट, आप खुद ही देखो, इसमें आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ा। अगर ये चीज़ें मान लो कि अगर ये चीज़ें यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रही होती और ये चीज़ें अगर हमने इसको सॉर्ट नहीं किया होता 3:4:5 के टर्म में, तो ये कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन बनता। ऐसे भी ये मल्टीप्लिकेशन देखो कितनी बड़ी बन चुकी है, 249 304 425, और यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन बन करके आए +9 -16 और +25। आप खुद से कंपेयर करो, देखो किस चीज़ को हमने कब सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, तो कम टाइम लगा। राइट, और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करनी है पहले। देखिए, इसके बाद अगले जो टर्म है, अगला जो हमें सीखना है, वो चीज़ें ये सीखनी है कि हम ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। मैक्सिमम मतलब हम ऑप्शन के बिल्कुल करीब तक कैसे पहुंच सकते हैं। ऑप्शन का एलिमिनेशन अभी हमने पिछले सवाल में भी देखा, लेकिन उस चीज़ पर और ज़्यादा मजबूत पकड़ बनाने के लिए हमें इस सवाल के साथ आगे बढ़ना हो। देखिए, ये सवाल जो कर रहा है बिल्कुल बेसिक सा सवाल है कि दो छात्र सिजल की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक 140 नंबर लाता है और दूसरा 160 नंबर लाता है, तो दोनों छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत बताना है। तो एवरेज आपको निकालना आसान तरीका है। एवरेज निकालने के लिए आपके पास सबसे आसान तरीका, यहाँ पर दो केस जब रहेगा तब सबसे आसान तरीका यही रहेगा कि आप दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। आप दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 150, हमारा क्या रहेगा? औसत रहेगा। राइट, कुछ समझते हैं, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन ए ट्यूशन क्लास देयर आर टू बैचेज ऑफ एसएससी सीजीएल।
एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ बैच 1 एंड बैच 2 आर इतना, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ बोथ बैचेस। देखिए अगर क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक रहता कि दोनों बैच के एवरेज एज बता दीजिए तो आप इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाते। रीजन क्या है नहीं दे पाने का, क्योंकि आपके पास देखिए कि बैच 1 और बैच 2 में एवरेज स्कोर तो बता दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि बैच 1 में कितने बच्चे हैं, बैच 2 में कितने बच्चे हैं। राइट, आप समझ रहे हो। आपके पास एक चीज़ें बता दी गई, एक एक आपको क्लू दे दिया गया, दूसरा चीज़ नहीं दिया हुआ है। जबकि अगर इसे सॉल्व करनी हमें तो तीन में से दो डेटा हमारे पास होना चाहिए, या तो एवरेज और सम होना चाहिए, या तो नंबर और एवरेज होना चाहिए, या तो एवरेज और सम होना चाहिए। इन तीन में से दो डेटा आपके पास हमेशा होने चाहिए, लेकिन इस केस में अभी तक अपने अपने पास एक ही डेटा दिया हुआ है, और वो डेटा ये है कि दोनों के द्वारा प्राप्त किया गया मार्क्स। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इस तरीके से कंप्लीट होता है कि इसमें देखिए तीन केस ऐसे बन सकते हैं। तीन केस कौन कौन से बनेंगे। पहला केस ऐसा होगा कि बैच 1 और बैच 2 जो होगा दोनों के पास बराबर बराबर बच्चे हैं। देखिए तीन केस जो है, इस केस में पहला केस ऐसा है कि दोनों के पास क्या होगा, बराबर बराबर बच्चा होगा। दूसरा केस ऐसा होगा कि बैच 1 में बच्चे कम हो, बैच 2 में बच्चे ज़्यादा हो। तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि बैच 1 में कम बच्चे हों, बैच 2 में ज़्यादा बच्चे। इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान होगा कि जहाँ पर भी हमें नंबर लिखना था, नंबर की जगह पर हमने उसको रेशियो के फॉर्म में लिखना था, तो पहला कंडीशन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि ऐसा हमने क्यों किया। अगर ऐसा नहीं पता चला है तो अभी से दो क्वेश्चन पिछले जाकर के आप देखेंगे, तो वहाँ पर हमने बताया था ये चीज़ें आगे आकर के फाइनली कट जाने वाली होती है, इसीलिए हम इसको नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। नंबर के फॉर्म में नंबर को रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। और जो एवरेज मार्क्स दिया हुआ है, अब इसको हम लोग वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इसको बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है कि दोनों केस में बराबर बराबर बच्चे हैं। अगर एक एक बच्चा होता, एक इस तरह से डायग्राम बना करके समझते हैं। आपके पास एवरेज दिया हुआ है, आपके पास नंबर दिया हुआ है। एवरेज 140 और 160 है दोनों ग्रुप का, नंबर एक और एक है। आप बताइएगा कि इसका फाइनल एवरेज क्या होगा। आप चाहेंगे फाइनल एवरेज निकालने के लिए तो सिंपल सा तरीका है, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और बना लेंगे। 140 गुना एक, 160 गुना एक, इन दिनों को ऐड किया, 300, 300 डिवाइड बाई 2, 150। ये तो सिंपल सा बना लिया आप। दूसरा केस इसी टाइप का बनता है। दूसरे केस में क्या होगा, 1:2 हो जाएगा बस यहाँ पर, कि पहले आपको एवरेज दे रखा है, फिर आपके पास नंबर दे रखे हैं। एवरेज कितना है 140, 160, नंबर कितना है, आप कहेंगे 1:2 के रेशियो में। आपसे पूछा जाएगा फाइनल एवरेज बता दीजिए। फाइनल एवरेज आपसे अगर पूछेगा तो आप कहेंगे 140 गुना एक, 160 गुना दो, 140 प्लस 16 दूनी 32, 320 और बटे में 3, तो 32 और 14 46, 460 बटे 3, इट मीन 153.33। तीसरा केस आपके पास आएगा। तीसरा केस में क्या है, आपके पास एवरेज और नंबर। एवरेज पहले केस का 140 है, दूसरे का 160 है। पहले बैच का औसत 140, दूसरे बैच का औसत 160। पहले बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, दूसरे बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसका अगर हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज फाइनल एवरेज क्या होगा, आप कहेंगे 14 दूनी 28, 280, और एक बैच में 160 और बटे में 3। आपने देखा 28 और 16 44, 440 बटे 3, 146.6, है ना। आपने देखा तीन केस बने हमारे पास, तीन केस में तीन अलग अलग औसत आए। ये देखिए तीसरा केस का औसत 146, दूसरा केस का औसत 153, और पहले केस का औसत 150। इस चीज को हम एक डायग्राम में, एक नंबर लाइन में जब हम इसको दर्शाते हैं तब देखते हैं कि क्या चीजें आती हैं। तो देखिए इस चीज को एक बार पहले केस को हम नंबर लाइन में दर्शाते हैं। देखिए तीन केस हैं, पहला केस है, पहले केस में नंबर लाइन बनाते हैं। फिर ये दूसरा केस है, इसके लिए भी एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। और फिर तीसरा केस,
अगेन एक नंबर लाइन पर देखिए, जो पहला केस था उसमें मिनिमम मार्क्स 140 थे, मैक्सिमम मार्क्स 160 थे। दूसरा केस में भी सेम 140 और 160। तीसरा केस में भी 140 और 160। अब एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर उसने बराबर बराबर मार्क्स, अगर दोनों में बराबर बराबर बच्चे रहते तो हर केस में क्या होता, औसत कितना रहता, आप कहते 150, बिल्कुल बीचों बीच रहता। अगर दोनों में बराबर बराबर बच्चे रहते तो हर केस का औसत कितना होता, आप कहते 150। चलिए, पहले केस का जो औसत निकल करके आया था आपको याद होगा 150 था। दूसरे केस का औसत जो था 153.3 था। तीसरे केस का जो औसत था 146.6। अब देखिए, पहले केस का औसत 150 हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये औसत जो हमारा आंसर था, आंसर को हमने ड्रॉ किया है। पहले केस का औसत हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। दूसरे केस का औसत जो होगा ये कहीं ना कहीं यहाँ पर लाया कर रहा होगा, इसलिए हमने इसको 153.33 यहाँ लिख दिया। तीसरे केस का जो औसत था वो कहीं ना कहीं यहाँ लाया कर रहा होगा, इसीलिए हमने इसको 146.66 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से एक चीज आप गौर कीजिएगा, गौर करने वाली बात ये होगी कि पहले केस में गौर करना है हमें इन चीज़ों को, कि पहला जो केस था उस केस में क्या था, हमारे पास बराबर बराबर बच्चे थे। यहाँ पर अगर एक बच्चा था तो यहाँ पर भी एक बच्चा। दूसरे केस में हमारे पास इस केस में एक बच्चे थे तो इस साइड में दो बच्चे थे। तीसरा केस ऐसा आया, इस साइड में दो बच्चे रहे और इस साइड में एक बच्चे। देखिए, ऊपर में हमारा एवरेज मार्क्स लिखा हुआ है, नीचे में हमारा नंबर लाइन पर नंबर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे। चीज़ें बोरिंग लग रही है कि, बट चीज़ों को समझना अभी बिल्कुल मजा आने वाला है। देखिए, इस केस में क्या हुआ कि पहले केस में जब दोनों के पास बराबर बराबर बच्चे थे तो चीज़ें बैलेंस्ड हो गई, बीच में आ गई। पहले केस में ऐसा था कि दोनों के पास बराबर बराबर बच्चे हैं, देखिए 1 और 1, तो ये पड़ला किसी की तरफ भारी नहीं हुआ, किसी की तरफ झुका नहीं, दोनों के दोनों बराबर रह गए। दूसरे केस में देखिए, दूसरे के पास कहता है दो बच्चे थे, दूसरे के पास दो बच्चे थे, पहले के पास एक बच्चा है, तो कहता है कि मेजोरिटी मेरे तरफ है तो मैं जीत गया। मैं जीता तो मतलब जो एवरेज पहले 150 पर लाया कर रहा था वो इस साइड में झुक गया, इस साइड की तरफ आगे बढ़ गया। ये चीजें समझ में आई? यहाँ पर क्या हो रहा है कि 160 की तरफ जो ग्रुप बी है इसका एवरेज क्या था, 160 था। ग्रुप बी का एवरेज 160 था, लेकिन ग्रुप बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दो थे और ग्रुप ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, एक। मेजोरिटी किसकी तरफ हुई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसके तरफ ज्यादा थे, आप कहेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी की तरफ ज्यादा थे। जब बी की तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो मेजोरिटी किसकी हुई, आप कहेंगे कि मेजोरिटी हुई बी की। अगर मेजोरिटी बी की होगी तो जीतेगा कौन, आप कहेंगे बी। तो वही हुआ यहाँ पर कि ये जो मेजोरिटी बी की थी, इसीलिए ये संख्या क्या होगी, इस साइड में ये इंक्लाइंड हो गई और एवरेज हमारा 153.3 किस साइड इंक्लाइंड हो गई, तो मिडिल पार्ट में तो पहले ही थी, लेकिन मिडिल और जो मैक्सिमम थी उसकी तरफ ये इंक्लाइंड हो गई। अदर केस की बात करते हैं। इस बार क्या हुआ कि इसके पास कहता है कि दो है, मेजोरिटी मेरे पास है, यानी 140 कहता है कि मेजोरिटी मेरी है तो जीतूंगा मैं, यानी कि जो एवरेज पहले 150 पर लाई कर रहा था पहले कंडीशन में, वो कह रहा है कि अब तुम्हारे ऊपर नहीं, और तुम्हारे और मेरे बीच में आ जाएगा, तुम अकेले राजा नहीं रहे। 160 से तो वो बहुत पहले से दूर हो गया। अब क्या हुआ कि 150 से भी वो दूर होकर के किसकी तरफ आ गया, आप कहेंगे 140 की तरफ, दूर 140 की तरफ आ गया और 150 से भी अब ये दूर हो गया। यहाँ से एक चीज आप ये देखिएगा कि जिसकी मेजोरिटी थी जीता कौन, जिसकी मेजोरिटी थी जीता वही। तो मेजोरिटी के कारण जीत मिली हर एक को। पहले केस में मेजोरिटी किसी की नहीं थी तो कोई नहीं जीता, बिल्कुल बीच में ला कर गया। दूसरे केस में मेजोरिटी थी किसकी, 160 की, इसीलिए ये 160 की तरफ इंक्लाइंड हो गया, इस साइड में इंक्लाइंड हो गया। तीसरे केस में ऐसा हुआ कि मेजोरिटी 140 की हो गई, इसीलिए ये 140 की तरफ इंक्लाइंड हो गया, 150 और 140 के बीच में। अब इस चीज से हमें क्या सीखने को मिलेगी, इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व नहीं भी करना होता और कोई एक ऐसा ऑप्शन, मान लीजिए ये क्वेश्चन है और इसका जो केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 का जो ऑप्शन दिया हुआ रहता, मान लीजिए चारों ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ रहता कि इसका जो ऑप्शन का आंसर है 145, 146.66, 150 और 154, ये कोई आंसर रहता। दूसरा नंबर, सॉरी, तीसरा नंबर जो केस है इसका ऑप्शन ऐसा दिया रहता 146.66, 150
153.33 और 160। तो इस क्वेश्चन का अगर हमें आंसर निकालना पड़ता और हमें सॉल्व अगर नहीं भी करता तो पर भी ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती। कैसे आसान होती, आप ये देखेंगे कि 140 और 160 ये दो ही तो संख्या है हमारे पास, दो ही तो नंबर है, 140 है 160 है। अगर दोनों में बराबर बराबर होंगे तो पक्का है कि बीच में लाई करेगा, बीच में लाई करता मतलब 150 आंसर हो जाता। अगर दोनों के बीचों बीच अगर दोनों की बराबर बराबर संख्या पूछता तो 150 आंसर हो जाता। अगला कंडीशन ऐसा कह रहा है कि ये जो कंडीशन है इसमें क्या है कि जीतेगा कौन। आप कहेंगे बैच टू के पास ज्यादा बच्चे हैं इसीलिए बैच टू क्या होगा, जीत जाएगा। बैच टू जीत जाएगा यानी कि ये जो मेजोरिटी जो है वो बैच टू की तरफ बढ़ जाएगी, यानी 150 और 160 के बीच में हो जाएगी। आप कहेंगे 150 और 60 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि ये दो ऑप्शन जो होंगे ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। अब बचे दो ऑप्शन 150 और 154। आपको पता है कि एवरेज जो होता है वो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर के बीच में होता है। आप कहेंगे यहाँ पर मिनिमम नंबर 140 और 150, 140 मिनिमम है और 160 मैक्सिमम है। इस केस में भी आप कहेंगे 140 मिनिमम है और 160 मैक्सिमम है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इस केस में अब मिनिमम नंबर आप इस चीज़ को भी तो देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि आप देखो कि ये जो मिडिल नंबर है, ये जो 150 जो मिडिल नंबर है, ये मिडिल नंबर कैसे आया। औसत जो दोनों का निकाला जब दोनों बराबर बराबर केस में थे, अगर यहाँ पर भी 10-10 बच्चे या 5-5 बच्चे दोनों केस में रहते तो बिल्कुल बीच में वो लाया करता। लेकिन क्या हुआ कि जब मेजोरिटी बी की बढ़ गई यानी दूसरे साइड की बढ़ गई, बैच टू की बढ़ गई, तो वो 150 से ऑलरेडी आगे जा चुका है। जब 150 से वो आगे जा चुका होगा तो 150 से 150 बनने के कोई चांस नहीं बनते, वो 150 से अधिक होगा और 160 से कम होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर 154 होता। अगर हमें इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करने बनाना होता तो हम उसका आंसर 154 क्लिक कर देते, राइट। तीसरा केस देखिएगा, इसमें 146.66 150। देखिए 150 फिर नहीं हो सकता है इसी तरीके से, क्योंकि 150 से वो संख्या हमेशा कम होगी, क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पर किसकी है, बैच वन की। बैच वन मतलब 140 की, यानी 140 के पास होता, 140 के पास होता तो 153 और 160 की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती। हमारा इकलौता आंसर बन जाता 146.66। ये चीज़ें समझ में आएगी जब हम इसको प्रैक्टिकली और भी ज़्यादा सवालों के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, तब ये चीज़ें और भी ज़्यादा हमें अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगी। अभी आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हमें जो एवरेज चैप्टर की बिल्कुल जान है, इस चैप्टर में यूज होने वाले ये फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों को आपको रिवाइज करना है, इन हो सके तो इनका प्रिंट आउट निकाल करके अपने स्टडी टेबल के आसपास लगा करके रखिए या फिर इसको लिख करके अपने पास रखिए। ये फॉर्मूले इस चैप्टर की जान है। ये फॉर्मूले यहाँ पर भी काम आएंगे, नंबर सिस्टम में भी काम आएंगे, हर जगह पर काम आएंगे। इस चीज़ को पहले समझा दूं एक बार। ऐसे फॉर्मूले रटने में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होंगे जो आने वाले सेशन में आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मूला आया कहाँ से, राइट। देखिए ये सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर उसको कहते हैं जो एक से लेकर के स्टार्ट होती है, 1 2 3 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती जाती है, उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। इवन नंबर आपको पता है जो 2 से स्टार्ट होती है, 2n के फॉर्म में लिखी रहती है, उसको इवन नंबर कहते हैं। 2 4 6 8 इस तरह से। ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होगी, सबसे छोटी ऑड नंबर 1 है, 1 3 5 7 इस तरह से ये बढ़ती जाएगी, राइट। एंड ट्रायगोनल नंबर, ट्रायगोनल नंबर इसी को हम लोग ट्रायंगुलर नंबर भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है ट्रायंगुलर नंबर। इसका एक और नाम है ट्रायंगुलर नंबर, त्रिभुज संख्या है। ये चीजें शायद आपके लिए बिल्कुल नई होगी, इन चीजों को एक बार समझा भी देता हूँ कि क्या चीजें हैं ये। तो देखिए जैसे कि नाम से फिक्स है कि ट्रायंगुलर नंबर, तो एक ट्रायंगल के शेप में होती है ये नंबर्स। एक ट्रायंगल बनाया, अब इसके बीच में हमें नंबर ड्रॉ करने हैं, नंबर लिखते जाइए, जैसे 1, फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इसी तरह से ये चीज़ें आगे चलती जाएगी, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये ट्रायंगल के फॉर्म में ऐसे देखिए आगे बढ़ती जाएगी, राइट। तो ये संख्याएं जो होती है ये ट्रायंगुलर नंबर कहलाती है। ट्रायंगुलर नंबर में ये देखिए, ये पहला टर्म होगा, ये पहला ग्रुप होगा, ये दूसरा ग्रुप होगा, ये तीसरा ग्रुप होगा, ये चौथा ग्रुप, ये पांचवा ग्रुप। यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, यहाँ n इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, n इज इक्वल टू 3 2 और n इज इक्वल टू 1। अगर हमसे पूछा जाए कि दो ग्रुप तक के सम बताना है तो आप सिंपली ऐड करके बताएंगे 1 2 4, आंसर हो जाएगा 4। इसी को ऐड करेंगे 4 3 7 2 9 1, 10 हो जाएगा। तीन ग्रुप का सम कितना हो जाएगा, 10 4 1। ये चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं।
ये चीज़ें बिल्कुल नई है। आने वाले एग्जाम में ये सारी चीज़ें दिख सकती है। तो अगर ऐसे ग्रुप दिख जाए आपको n=5, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना पड़े तो डायरेक्ट हमें इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और बना लेंगे। जब n=5 रहेगा तो 5 × 6 × 5 + 2 7 और ओवर में 6, और इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 35 आ जाएगा। राइट, ये सारे सम के फॉर्मूले हैं। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n इवन नंबर, फर्स्ट n ऑड नंबर का सम, फर्स्ट n ट्रायंगुलर नंबर का सम, ये इसके सम का फॉर्मूला है। ये एवरेज नहीं है, ये सिर्फ सम के फॉर्मूले हैं। और अगर एवरेज निकालना होगा तो जितना एवरेज का सम, सॉरी जितना ऑब्जर्वेशन का सम है उसके अगर नंबर से उसको भाग दे देंगे तो हम उसका नंबर पता चल जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मेमोराइज करना है, इन चीज़ों को याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये चीज़ें याद हो जाएगी। आने वाले सेशन में कुछ एक पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद इसके बाद जो बाकी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को भी आगे और डिस्कस करना है, क्योंकि ये लंबा सा टॉपिक है, लेकिन बेसिक सा टॉपिक अच्छा है, लेकिन इसका यूज आगे बहुत सारे हैं। इसके लिए हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आने वाले अगले सेशन में फिर एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट, तो जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।